साथियों नमस्कार। साथियों कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जिक्र किया था कि ऐसा क्यों है कि इलेक्शंस के करीब आते ही कुछ लोग एकदम से एक्टिवेट हो गए, कुछ लोग जर्मनी से इंडिया में आ गए, कुछ इंडिया में रहने वाले लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, कुछ लोगों को लगने लगा कि जनता भ्रमित हो चुकी है। तो कुछ लोग नए नए घोटाले लेकर के सामने आ रहे थे, जो घोटाले हैं नहीं लेकिन जानबूझ के उन्हें घोटाला बताया जा रहा था। मतलब कैसे भी करके इस वक्त एक प्रयास चल रहा है कि लास्ट मोमेंट पर वोटर के माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर दिया जाए और वोट जो है मोदी को ना पड़ पाए कैसे भी। ये एक लॉबी जो काम कर रही थी, इस लॉबी में कई सारे प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में। उनमें से एक प्लेयर है चाइना। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाइना हमारे भारत में किस तरह के तंत्र के साथ अपने एजेंडे को चलवाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे दुनिया में कई देशों ने अपनाई थी। यूएसएसआर जो आज रशिया है, पहले यूएसएसआर होता था, वो कम्युनिस्ट विचारधारा को लीड करता था। लेकिन उसके बाद इस विचारधारा को लीड करने की जिम्मेदारी चाइना ने उठाई और इस विचारधारा के जो अपोजिट विचारधारा है, जो कि कैपिटलिस्ट विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, उसको अमेरिका लीड करता है। तो चाइना चाहता है कि दुनिया में कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस रहे। वो बात अलग है कि उसके यहाँ पर कम्युनिज्म को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया, लेकिन वो बाकी लोगों को चाहता है कि उसके स्टाइल पर काम करें। उसके लिए वो लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढता है। लाइक माइंडेड यानी कि इस तरह के लोग जो उस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हों, उस विचारधारा से मेल खाते हों और उसे आगे ले जाने के लिए तैयार हों। इसके लिए चाइना ने पूरा एक तंत्र बनाया हुआ है चीजों को मैनेज करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग यूट्यूब पर दिखाई देते हैं या मीडिया में दिखाई देते हैं और इन लोगों की जो बातें हैं, जो वाणी है, वो लगभग लगभग एक जैसी होती है। इन सब लोगों की एक कॉमन बात यह है कि इन्हें आज तक सरकार में कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिखाई दिया। एक आम जनता को दिखने लगा है कि हाईवेज बन रहे हैं, किसी को रेलवेज में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, किसी को इंटरनेशनल लेवल पर हमारे रिलेशंस का इंप्रूवमेंट दिख रहा है, किसी को ये भी दिख रहा है कि हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, लोग सरकारी नौकरी वाली मानसिकता से निकल करके अब खुद का बिजनेस खोलना है, ऐसी मानसिकता की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें देश ने देखी, हम सब जानते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता। इनको लगता है सब कुछ खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब जानते हैं आप। इनका सुबह से लेकर शाम तक एक काम है कि गाली दो, गाली दो और गाली दो, कैसे भी करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो और जो सरकार है उसको कैसे भी स्टेबल ना रहने दो, डिस्टेबलाइज कर दो। ये इनका प्रयास है। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे साथियों अच्छा खासा तंत्र है। तंत्र क्या है मैं आपको बताता हूं, विद प्रूफ बताऊंगा, ऐसा नहीं। देखिए, इन लोगों में जो सिस्टम है पूरा, ये चाइना का क्रिएट किया हुआ है। चाइना अपना प्रभाव छोड़ने के लिए 4 अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर रहा है, जिनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली दिख जाते हैं, हम इन्फर कर लेते हैं, पता चल जाता है। कुछ तरीके ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखते और अंदर ही अंदर वो चाइना के लिए काम कर रहे हैं। चाइना में एक ब्यूरो है या एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, MSS। ये अपने आप में एक ब्यूरो है। इन 12 ब्यूरोज का काम क्या है कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म विचारधारा को फैलाना, लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए प्रेरित करना और पूरी दुनिया में इस इन्फ्लुएंस को फैलाना। ये जो 12 ब्यूरोज हैं, इनमें से 3-4 ब्यूरोज को काम दिया गया है एशिया के मामले देखने के लिए, 4-5 ब्यूरोज को काम दिया गया है यूरोप के मामले देखने के लिए, कुछ ब्यूरो अमेरिका के मामले देख रहे हैं। मतलब हर किसी को अपना अपना काम दिया गया है। इनमें से 3 प्रमुख ब्यूरो हैं जो एशिया में भी इंडिया के मामलों को देख रहे हैं। इस एजेंसी का, इस इंटेलिजेंस का काम सिर्फ इंडिया में अपनी बात को, अपने मामले को, अपने मुद्दे को पहुंचाना है। इनमें एक ब्यूरो है, ब्यूरो नंबर 1। इसका काम क्या है? ये फर्स्ट वाले का, पहले वाले का, इसका काम है पूरे भारत में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो या तो यूट्यूबर्स हैं या बड़े बड़े कोई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका किसी यूनिवर्सिटी में या किसी विश्वविद्यालय में बड़ा प्रभाव है, या कुछ एक्सपर्ट टाइप के लोग हैं जो टीवी पर आते हैं ना, आपने देखा होगा डिफेंस एक्सपर्ट, कभी आपने देखा होगा पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट, कोई किसी चीज़ के एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के नाम पे लोग आते हैं और अपनी विचारधारा ऐसे बताते हैं जैसे वो किसी पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित हों। तो उन सबको ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद में उनसे कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद में उनको प्रेरित करता है कि आप हमारे लिए काम करिए, हमारी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाइए, समाज में ऐसे लोगों के लिए कंटेंट बनाइए जो लोग इस बात से प्रभावित हो सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश करिए। इसी के तहत आपने देखा होगा आजकल कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा कंटेंट डालते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सरकार के विरुद्ध है। हर चीज़ उन्हें सरकार की नेगेटिव ही दिखाई देती है। कुछ यूट्यूबर्स हैं दूसरे देशों में बैठ करके वीडियो बनाते हैं भारत की सरकार के विरुद्ध। उनका हर वीडियो उसी मेथड पे काम करता है।
ऐसे भारत में भी कई हैं जो भारत में रह करके भी कर रहे हैं। ये सब इस ब्यूरो द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ये इसका काम है। एक है इनका 10th ब्यूरो। 10th ब्यूरो क्या करता है कि ये समाज में स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाता है, अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में जाता है विशेष तौर पे, और वहां पर छात्र नेताओं को आइडेंटिफाई करता है, या जो ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे छात्र होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जिनकी बातों में गहराई है, जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं और जिनको आगे पढ़ने की चाह है, उनको ये लोग लालच देते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, देखो अमेरिका की स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, जर्मनी की दिलवाएंगे, फलाना दिखाना, आप पीएचडी करना। और इस लालच के तहत उनको स्कॉलरशिप दिलवाता भी है, फाइनेंशियल मदद करता है, और उनको ये काम दिया जाता है कि अब आपको देखो पीएचडी करोगे, पीएचडी करने के साथ साथ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, अलग अलग जानकारियाँ लेनी पड़ेंगी, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा। अब आप जिससे भी मिलो, जहाँ भी जाओ, जिससे भी बातचीत आपकी हो, हर जगह पर इस पर्टिकुलर विचारधारा के बारे में या इस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में बात करना। आइडिया भी ये लोग दूसरे तरीके से देते हैं कि लोगों से बात करना कि लोग एजुकेशन के लिए काम करें, लोगों से बात करना लोग अस्पताल के लिए काम करें, लोगों से बात करना कि लोग अपने आसपास के गरीबों के लिए काम करें। मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है? कम्युनिस्ट विचारधारा होती है कि पहले आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे ऐसी बातें करेंगे कि आप इनकी बात को काट नहीं पाएंगे। ये आपसे कहेंगे कि देखो स्कूल के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए। आपको लगेगा हाँ करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? बोलेंगे ये धर्म भरम कुछ नहीं होता, ये जो आप राम मंदिर करते रहते हो उससे कुछ नहीं होता, लोगों को जाके सिखाओ कि राम मंदिर का जाप छोड़ें और स्कूल और अस्पताल के लिए काम करें। लोगों से कहो कि ये सब जो बांध बनना है ना, नर्मदा डैम जो बन रहा है, ये डैम वैम बनने से कुछ नहीं होगा, जमीनें छिन जाएंगी लोगों की, लोग विस्थापित हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, लोगों का रोजगार चला जाएगा, इसलिए इसका विरोध करवाओ लोगों से। आपने देखा होगा नर्मदा डैम जब बना था उसका बड़ा विरोध हुआ था, और आज उसकी रिपोर्ट्स आती हैं कि उसकी वजह से आज न जाने कितने हेक्टेयर भूमि पर इरिगेशन हो पा रहा है, उसकी वजह से न जाने कितनी बिजली बन पा रही है, उसकी वजह से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। ये उस बारे में बात नहीं करते, ये बात करेंगे ऐसी कि बस आप इनकी बातों में आ जाओ और बस उसी बात को आप दूसरे लोगों से कहो तो दूसरे लोग भी आपकी बात ना काट पाए, धीरे धीरे इनका जाल फैलता जाए। ये काम करवाता है 10th ब्यूरो स्टूडेंट्स के जरिए। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे स्टूडेंट पैदा हो जाते हैं जो कभी किसी आतंकवादी का समर्थन करने लग जाते हैं, कभी देश के टुकड़े होंगे ऐसा करके बातें करने लग जाते हैं, और कभी कश्मीर में अलगाववादियों के हित में बात करने लग जाते हैं। वो क्यों करते हैं? उनके माइंड को इस तरह से जो है वॉश किया जाता है, इस तरह से तैयार किया जाता है। अब आपने भी देखा होगा जब राम मंदिर बन रहा था तो कुछ यूट्यूबर्स एकदम से आए, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनने से क्या होता है, इतना पैसा राम मंदिर में लगा दिया, इतना तो अस्पताल बना देते, इतना तो स्कूल बना देते, कितना भला होता। तो आपको भी लगा होगा ये बात तो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे सोचें तो देखो एक राम मंदिर बनने से क्या क्या होगा। राम मंदिर बनने से उस पूरे इलाके का विकास होगा, वहाँ टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका विकास होगा, टैक्सी ड्राइवर को काम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो रिक्शाज बनेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे तो ठहरेंगे तो उनके लिए होटल्स बनेंगे, होटल वालों को रोजगार मिलेगा, और एक होटल में न जाने कितने लोग काम करते हैं, शेफ से लेकर के, रिसेप्शनिस्ट से लेकर के, हाउस कीपिंग से लेकर, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। कई सारी छोटी छोटी दुकानें खुल जाएंगी, ढाबे खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, उनको काम मिलेगा। सरकार को भी मजबूरी में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पर हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे जिससे लोगों को बिजनेस भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म में वो एक मंदिर कई लोगों को न सिर्फ रोजगार दे रहा होगा बल्कि एक अपने आप में टूरिज्म का हब बन चुका होगा जो इकोनॉमी जनरेट कर रहा होगा। इस बारे में ये लोग बात नहीं करते। और जब इकोनॉमी जनरेट होगी तो उससे आप एक स्कूल या एक अस्पताल नहीं, न जाने कितने स्कूल और कितने अस्पताल बना सकते हैं, उस पर ये बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है कि सामने वाले को उतना ही बताओ, उतना ही सिखाओ जिससे वो आपसे पोलराइज्ड हो जाए। इसलिए कुछ यूट्यूबर जो फैक्ट पेश करते हैं वो आधे फैक्ट पेश करते हैं जिससे कि आपको मैनिपुलेट कर सके, और बाकी फैक्ट छुपा लेते हैं जिससे कि कहीं आप ज़्यादा दिमाग न चला लें, जैसे मैंने मंदिर के एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया। तो ये सब इनके पढ़ाई लिखाई होते हैं, ठीक है। और एक होता है 11वां ब्यूरो। 11वें ब्यूरो का काम ये है कि सोसाइटीज़ में जाओ, अलग अलग समाज में जाओ, कभी किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड समाज है तो उसमें जाओ, कभी किसी अमीर लोगों का कोई ग्रुप है तो उसमें जाओ, कभी कोई पर्टिकुलर संघ है तो उसमें जाओ। मतलब सोसाइटीज आपको पता है अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में जाकर के इनका एजेंट अपने आप को पहुंचाता है और उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ग्रुप्स में ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं ये लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और समाज में नीचे स्तर पर सोसाइटीज में जाकर के अपनी बात को फैलाने का और लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो समाज में रूट लेवल पर जो कार्य करता है वो ये वाला इनका ब्यूरो है। तो चाइना का MSS इसी काम में लगा रहता है। अब आप कहेंगे कि भाई प्रूफ दिखाओ, तो देखिए
इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना का अपने आप में आपको एक पेज मिल जाएगा, ये आपको विकिपीडिया पे देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इनके अगर टोटल देखा जाए तो इन्होंने 18 ब्यूरो बना रखे हैं, लेकिन इनमें से जो 12 ब्यूरोज हैं उनका काम यही सब है कि लोगों के माइंड को वॉश करना, जो अलग अलग काम में लगे रहते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ अगर आप इसका आगे वाला फंडा देखें तो इसकी जो दूसरी ब्रांच है ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, इसको IBCMC बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसके अंतर्गत कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, इनमें से एक डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट, PWD, पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट। ये वो वाला PWD नहीं है जो हमारे यहाँ। इस PWD का काम ये है, पॉलिटिकल इसका नाम है, इस PWD का काम ये है कि समाज में जाकर के ऐसे पत्रकारों को, ऐसे न्यूज एंकर्स को, ऐसे एडिटर्स को तलाशो जो इस प्रकार की मानसिकता को रखते हो और फैलाने के लिए तैयार बैठे हो। इसलिए कुछ पत्रकार आपने देखे होंगे जो एक विशेष प्रकार की बात करते हैं, और ये लोग पत्रकारों को फंडिंग भी करते हैं, पैसा भी जाता है। और फंडिंग ऐसे नहीं होती कि आप डायरेक्टली पैसा दे दिया ऐसे तो पकड़े जाएंगे, ये फंडिंग करते हैं शेल कंपनीज के जरिए। चाइना क्या करता है, फर्जी कंपनी बना देता है कुछ देशों में, जैसे मालदीव में बना देगा, जैसे सिंगापुर में बना देगा, जैसे हांगकांग में बना देगा। इन फर्जी कंपनीज के जरिए क्या होता है, कंपनी पहले वहां बन जाएंगी, ये कंपनी अपनी और फर्जी कंपनी बनाती है दूसरे देशों में, नामचीन देशों में। अगर मान लो मालदीव की कंपनी हमारे देश में पैसा भेजेगी तो हमारी सरकार के कान अलर्ट हो जाएंगे कि मालदीव से पैसा क्यों आया, तो सरकार पकड़ लेगी। लेकिन यही पैसा अगर मान लो यूएस की कंपनी हमारे देश में भेजे तो हम शायद उतना ज्यादा जासूसी नहीं करेंगे। तो ये जैसे मान लो मालदीव में कोई कंपनी आज है, तो मालदीव की एक फर्जी कंपनी यूएस में एक और ब्रांच खोलेगी जो फर्जी कंपनी की ब्रांच होगी, फिर वो यूएस की कंपनी इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी इस नाम पर कि हम इस न्यूज चैनल में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या इस पत्रकार की एजेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट करके इस पत्रकार तक पैसे पहुंचा देगी। इस तरीके से इन लोगों पे पैसा आता है। और ऐसा एक केस भी आया था, आपने अभी 6 महीने पहले न्यूज देखी होगी, न्यूज क्लिक के बारे में। न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट है जो न्यूज वगैरह छापती है, इसमें कुछ पत्रकारों को पकड़ा गया था और इसमें बहुत ज्यादा मामला सामने आया था। एक अभिषार शर्मा है, उनकी बात भी इसमें आई थी कि वो भी पिछले 3-4 साल में न्यूज क्लिक को मिली फंडिंग में से 3 करोड़ रुपया ले चुके हैं, ऐसी बात आई थी। अभी इस पर केस चल रहा है, कोर्ट ने इस पर बोला भी था, अभी कुछ दिन पहले की ही खबर है। कोर्ट ने ये बोला, दिल्ली कोर्ट ने, कि भाई इतने दिन हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक केवल 2 ही लोगों को आप पकड़ पाए हैं, कर क्या रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर प्रश्न चिन्ह लगाया कोर्ट ने। तो कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को और जल्दी से आप जो है जांच पड़ताल करो और देखो कहाँ पे क्या इनका गड़बड़ है। तो इन पर केस चल रहा है अभी, ये 24 फरवरी की खबर है जब कोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यूज क्लिक पकड़ी गई है कि इसको चाइना से फंडिंग मिलती थी और उन्होंने इसी प्रकार से पूरा एक बना रखा था जाल फंडिंग का। चाइना का एक आदमी था जो यूएस में बैठ करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता था। पिछले 3-4 साल में इस एजेंसी को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है कि सरकारी एजेंसीज की जो नज़र है इस न्यूज़ एजेंसी पर पड़ गई है। इसमें कुछ पत्रकार भी पकड़े गए। अब पत्रकार जैसे ही कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई पोस्ट तो नहीं होती, मतलब पैसे के मामले में, वैसे तो पत्रकार सम्माननीय होते हैं, उतना ज़्यादा उनके पैसे के मामले में तो पोस्ट नहीं होती। और आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार जो यूट्यूबर पत्रकार है उसे 3-3, 4-4 करोड़ रुपया मिल जाए तो नज़र जाती है। ऐसा एक केस आया भी है। तो इनका काम है, इस डिपार्टमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो पत्रकारिता की दुनिया में रह करके इनके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सके। ठीक, और पैसे कैसे जाते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। अगला, चाइना का एक और तरीका है प्रभावित करने का लोगों के माइंड को, वो है इसकी टेक्नोलॉजी। आपको पता है आजकल हम चाइनीज गैजेट बहुत इस्तेमाल करते हैं, हर जगह चाइना का गैजेट आपको देखने को मिल जाएगा। चाइना के गैजेट के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज भी हैं, कुछ कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को चलाती हैं। उनमें से एक बड़ी विवादित कंपनी है, उसका नाम है हुआवे। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में कि यूएस ने बोल दिया है कि हुआवे टेक्नोलॉजी यूएस में एंटर नहीं करेगी। यूएस ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बहुत देशों ने लगा दिया, भारत ने अभी तक नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है साहब? क्योंकि ऐसा इल्जाम है कि हुआवे के जरिए चाइना दूसरे देशों में अपनी नजर रखना चाहता है। टेक्नोलॉजी पहुंचाने के बहाने टेक्नोलॉजी में कुछ हिडन सॉफ्टवेयर होंगे जो आपकी हर एक्टिविटी में नजर रखेंगे। आप क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा टेस्ट है, किसको वोट देंगे, कैसी विचारधारा है, किस तरह के आप हैं, और उस तरीके से फिर आपके डेटा को कलेक्ट करके आपको मैनिपुलेट करेंगे। ये काम हुआवे करने जा रही थी, ऐसा यूएस ने पकड़ा था और विवाद में आ गई थी। और इसीलिए बोला गया था कि हुआवे द्वारा जो 5G लाया जा रहा है वो हम अपने देशों में नहीं आने देंगे, कुछ देशों ने कहा था। हुआवे क्यों चर्चा में आई, अब मैं बताता हूं। हुआवे चर्चा में इसलिए आई, आप चेक कर सकते हैं, हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। हुआवे का जो फाउंडर है उसका नाम है रेंग जेंगफी। रेंग जेंगफी फाउंडर भी है, सीईओ भी है। कहने को तो एक टेक्निकल कंपनी का मालिक है, फाउंडर है, जो भी है, लेकिन ये सिर्फ फाउंडर नहीं है, ये चाइनीज आर्मी का सदस्य है।
चाइनीज आर्मी में भी कई सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक इंटेलिजेंस ब्रांच है, उसका ये डायरेक्टर है इस वक्त टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो चाइना क्या करता है, ऐसी कंपनीज के मालिकों की आड़ में हमारे देश में या अन्य देशों में ऐसे लोगों को भेज देता है जो वास्तव में कंपनी के मालिक नहीं है, इसकी आर्मी के मालिक है। अब हुआवे का एक विवाद और आया था कि हुआवे का ही एक कोलैबोरेशन है एमआई के साथ। हम एमआई का फोन वगैरह यूज करते हैं, आपने देखा होगा शाओमी का फोन यूज करते हैं, कोलैबोरेशन है इन सब का। तो हुआवे डायरेक्ट ना आ सका तो क्या हुआ, एमआई के जरिए आ रहा है। अब ये एमआई हो गया, शाओमी हो गया, जब हम इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे देश में प्रोडक्ट जब बिकते हैं या ज़्यादा इनके बिक्री होती है, तो चाइना क्या करता है, इन सबको मॉनिटर करने के लिए अपने मैनेजर्स भेजता है वहाँ से कि भाई हमारी शाओमी की ब्रांच इंडिया में है, तो इस ब्रांच को देखने के लिए हम एक हेड भेज रहे हैं जो इंडिया में रह करके इसकी पूरी बिक्री वगैरह सब पर नजर रखेगा। वो हेड क्या करता है, यहाँ पर कई सारे MBA वालों को, बीटेक वालों को रिक्रूट कर लेता है 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की सैलरी पे। वो बेचारे अज्ञानता में, उन्हें पता नहीं होता, इसको अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। और सेवाओं में क्या क्या देते हैं कि आज बताओ एमआई के कितने फोन बिके, उसने कहा कि भाई 100 फोन बिके। अच्छा, जब लोग आए आपसे पूछने के लिए तो उन्होंने फोन में क्या क्या चीजें पूछी, उन्होंने पूछा कि कैमरा कैसा है, उन्होंने पूछा कि इसमें गेमिंग फीचर है कि नहीं है, उन्होंने पूछा कि इसमें कैपेसिटी कितनी है। मतलब ये जानने का प्रयास करते हैं कि जनता क्या खरीदना चाह रही है। अब इन्हें धीरे धीरे अगर ये पता चल गया कि जनता जो है एक पर्टिकुलर फीचर जानना चाह रही है, जनता चाह रही है कि मोबाइल में गेम भी अच्छे से चल सके, तो ये क्या करेंगे, जानबूझ करके अगली बार एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालेंगे उस मोबाइल में जो गेम को सपोर्ट करता होगा। फिर जानबूझ करके ऐसा गेम डालेंगे उस मोबाइल में या ऐसे गेम्स को प्रमोट करेंगे जो आपकी मानसिकता को डैमेज कर सकते हो, जैसे वायलेंस वाले गेम हो गए, हिंसात्मक गेम हो गए जो आपको एग्रेसिव बनाते हो, या ऐसे गेम हो गए जो आपको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बनाते हो कि नहीं ये सब सरकार वरकार सब बेकार होता है, ये संस्कृति वंस्कृति क्या होती है, ये क्या होता है तिलक विलक लगाना। ऐसा कुछ करेंगे, या तो गेम के जरिए करेंगे, या अगर आपका कोई और टेस्ट है, मान लो उनको पता चला कि आप जो है ये जानना चाहते हो कि वॉलपेपर कैसे होंगे, तो वॉलपेपर में भी आपको ऐसे वॉलपेपर सजेस्ट करेंगे जो बड़े फैंटेसी वाले होंगे, बड़े फैंटास्टिक से होंगे, अच्छे से होंगे। आपके कल्चरल वॉलपेपर भी उसके सामने फ्लॉप हो जाए, ऐसे वॉलपेपर पेश करेंगे। मतलब ले देखे आपको आपके बैकग्राउंड से अलग करेंगे। विद द टाइम आपको, आपके बच्चों को तथा अन्य लोगों को समय के साथ ऐसा कर देंगे कि आपको लगने लगेगा कि दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, तो हमें एडवांस चीज़ अपनानी चाहिए। ये क्या हम अपने कल्चर वल्चर कल रोना रह के बैठे रहते हैं, क्या ये आयुर्वेद करते रहते हैं, क्या योग वो करते रहते हैं, चीज़ों को फेंटेसाइज कर देते हैं और वहाँ पर जाकर के स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चाइनीज़ कंपनी हैं, उनके ज़्यादातर जो मैनेजर्स हैं, जितने भी बाहर से लोग आकर के यहाँ पर कंपनी चला रहे हैं, वो वास्तव में टेक्निकल लोग नहीं है, वो चाइना की आर्मी के ही आदमी हैं जो यहाँ पर मैनेजर बन के बैठे हुए हैं। चाइना ने पूरे प्लान के साथ ये काम किया हुआ है, ना आप मना कर सकते, ना जो है आप उससे निजात पा सकते, क्योंकि अगर सरकार बैन कर देगी तो सबसे ज़्यादा यहीं की पब्लिक खड़े होकर के हल्ला करेगी। अभी देखिए लद्दाख का मामला चल रहा है, सरकार लद्दाख के मामले को दूसरे तरीके से डील कर रही है और हमारी जनता हमारे खिलाफ खड़ी हुई है कि सरकार लद्दाख पे क्यों नहीं बोलती, लद्दाख पे क्यों नहीं बोलती। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पर रेत ज़्यादा है और जहाँ के पहाड़ों पर पानी ज़्यादा है, और रेत और पानी दोनों ही ज़रूरत है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए या चिप्स बनाने के लिए जो मोबाइल में यूज़ होती हैं या लैपटॉप में यूज़ होती हैं। तो जितना ज़्यादा चाइना लद्दाख के ऊपर नज़र रखेगा या लद्दाख को कब्जाने के बारे में सोचेगा, उतना ही चाइना का फायदा है, क्योंकि चाइना चिप्स बना लेगा, उससे आईटी सेक्टर में कब्जा कर लेगा और आईटी सेक्टर में कब्जा करने के बाद लोगों की मानसिकताओं पर कब्जा करेगा। इसलिए भारत सरकार जानती है कि लद्दाख को दूसरे एंगल से देखना चाहिए, ना कि उस एंगल से जिस एंगल से वहाँ की पब्लिक दिखा रही है या बाकी पब्लिक देख रही है। तो हमारी जनता ही साहब ऐसी है, और उस जनता को भड़काने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। जनता को, हमारी जनता एक्चुअली भोली ज़्यादा है, इसलिए भोलेपन में आकर के, इमोशंस में आकर के ऐसे लोगों की बातों में आ जाती है। अब एक आदमी, एक यूट्यूबर मान लो चुनाव से 1 महीने पहले एक वीडियो बना दे और कह दे कि भाई बड़ा डिक्टेटरशिप आ गई है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, देखो कितना हो रहा है। ये इतना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा कर देते हैं कि आदमी इमोशंस में बह जाता है और आदमी अपना सोचने विचारने का जो प्रोसेस है उसे छोड़ देता है और उस इमोशंस में आकर के वीडियो फॉरवर्ड कर देता है, और फॉरवर्ड करते करते आदमी खुद की तो जो सोचने विचारने की क्षमता उसे तो मार ही देता है, दूसरे की भी मार देता है। तो पहले आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस मारते हो, सोचने की जो क्षमता है उसे मारते हो, फिर मास कॉन्शियसनेस को मार देते हो, और सबके सब एक ज़ॉम्बी बन करके एक चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं और प्रमोट करने लग जाते हैं। जब तक आदमी को सत्य पता चलता है तब तक चुनाव हो जाएंगे, जब तक चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, तब तक इनका खेल खत्म हो जाएगा। इनका काम क्या है, चुनाव तक ये काम करके रखना है, 2 महीने बाद एक्सपोज भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इनका काम तो हो गया। ये पूरा एक नेटवर्क चलता है। और इतना ही नहीं, चाइना
ये सब तो कर ही रहा है, चलो इसके जरिए तो वो पकड़ ही रहा है लोगों को। उसके अलावा बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट के जरिए तो स्पाई करता ही है। सैटेलाइट तो उस पर इतनी आधुनिक है कि भाई एक एक मूवमेंट को देख लेता है, कहाँ पर हमारी आर्मी है, कहाँ पर नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उस पर भी काम चल रहा है। हालांकि सैटेलाइट वाले को हम काउंटर कर लेते हैं अमेरिका की सहायता लेकर के, अब तो हम खुद का भी बना रहे हैं, तो उससे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अभी से नहीं, सबसे बहुत पहले से है। तो चाइना जो बेसिकली 3-4 फैक्टर से अभी खेल रहा है, वो ये फैक्टर्स है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम zombies ना बन जाए। मैं सीरीज में आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए नमस्कार।